पीएम मोदी काशी से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। 43वें दौरे पर 17 दिसंबर को पहुंचेंगे काशी। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। तो आज और कल दून में रहे रूट डाइवर्ट रहेंगे। आपको बता दें जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए रूट का किया गया डाइवर्जन। भूधसाव से बद्रीनाथ हाईवे प्रभावित। बीआरओ बनाएगा 12 किलोमीटर लंबी सुरंग। नए साल तक हो जाएगी रेडी। उत्तराखंड में आज शुष्क रहेगा मौसम। आसमान साफ रहने से पारा सामान्य। कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए आज राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां आयोजन देहरादून स्थित FRI में बड़े दिव्य तरीके से आयोजित किया गया, जिसमें देश से लेकर विदेश के तमाम उद्योगपतियों का आगमन हुआ। साथ ही पहाड़ पर इन्वेस्ट करने के लिए लगातार धामी सरकार देश और विदेश में भ्रमण कर चुकी है। वहीं इस पूरे मामले पर देश के विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार के ऊपर हमला भी बोला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इन्वेस्टरों को लुभाने नहीं बल्कि बौखलाने का काम कर रही है। इससे पहले भी इस तरीके के समिट, आपको बता दें, समिट किए जा चुके हैं और हो चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने आज भी कई इन्वेस्टरों के करोड़ों रुपए बकाया है, उनको देना है, और इन्वेस्टर आज भी अपना पैसा सरकार से मांग रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये 3 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड को आने वाले समय में मिलेगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने देश के तमाम उद्योगपतियों को प्रदेश में अपनी सहभागिता निभाने के साथ साथ प्रदेश सरकार की तरफ से पूरा विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड के लिए भविष्य में होने वाले डेवलपमेंट से लेकर तमाम व्यापार संबंधित योजनाओं को गिनवाते हुए उत्तराखंड को सदी का तीसरा दशक बताया। यात्रा से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको डिविनिटी और डेवलपमेंट दोनों का अनुभव एक साथ होता है, और मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सपने हमने देखे थे, वो सपने भी धीरे धीरे सच होते हुए नजर आ रहे हैं। आज उत्तराखंड में जहां एक और परिवहन सेवाओं का विस्तार हुआ है, वहीं अब नए एयरपोर्ट्स, रोपवे तथा हेलीपोर्टों के निर्माण तथा कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उत्तराखंड एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, हम नौजवानों को प्रदेश में जो इंडस्ट्री का IT हब बनाना चाहते हैं, हम प्रदेश में स्थित हमारे जो एक से एक आज विश्व स्तरीय संस्थान हैं, पंतनगर विश्वविद्यालय, IIT रुड़की, FRI, IIM काशीपुर जैसे विश्व स्तरीय संस्थाओं से निकलने वाली हमारी युवा पीढ़ी को राज्य के अंदर ही रोजगार भी देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। समिट से प्रदेश के युवाओं में आशा की किरण भी जगी है। युवाओं का मानना है कि प्रदेश में हो रही बेरोजगारी और पलायन के चलते अब हम लोगों को प्रदेश से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। लोग जो है हमारे जा रहे हैं,
और काफ़ी जो यूथ है वो बाहर जाने का सोच रहा है, उसको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो इन्वेस्टर समिट के द्वारा ये हुआ कि कंपनीज आएंगी और यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होगा, यहाँ पे नौकरियां होगा, रोज़गार मिलेगा लोगों को और उत्तराखंड में थोड़ा प्रोग्रेस भी होगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का मानना है कि सरकार की तरफ से इससे पहले भी इस तरह के इन्वेस्टर समिट योजना को लागू किया गया था, जिसका नाम था IBS। इस योजना के तहत पहाड़ी राज्यों में जो भी इन्वेस्टर आएगा उस पर 30% की सब्सिडी दी जानी थी। केंद्र सरकार ने इस योजना को 5 साल के लिए लागू किया था, लेकिन दुर्भाग्यतावश इस योजना को 1 साल पहले ही 2021 में बंद कर दिया गया, जिसमें बड़े इन्वेस्टरों का आज भी 5000 करोड़ रुपए के लगभग बकाया केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। इससे पता चलता है कि जो भी सरकार बात कर रही है वो सब बनावटी और खोखली है। सरकार के द्वारा एक स्कीम लागू की, इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए एक स्कीम लागू की, उसका नाम था IDS। वो स्कीम में ये था कि जो भी इन्वेस्टर स्टेट में आएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर आए, चाहे हिमाचल आए, चाहे उत्तराखंड आए, वो उनको 30% की सब्सिडी मिलेगी। अच्छा, ये जो IDS लागू किया गया था, ये लागू किया गया 5 सालों के लिए। जिस स्कीम को 2022 में खत्म होना चाहिए था, अचानक केंद्र सरकार ने उसको 2021 में समाप्त कर दिया। उत्तराखंड का जो कुल हिस्सा था उसमें से केवल 1100 करोड़ रुपया उत्तराखंड को मिला, और आज के दिन भी जब मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, उन इन्वेस्टर्स का 5000 करोड़ रुपया आज भी केंद्र सरकार में बकाया है। हालांकि 2017 में भाजपा की सरकार में रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें देश और विदेश के उद्योगपतियों को भी बुलाया गया था। लेकिन सरकार के तमाम दावे अभी तक धरातल पर उद्योगों को विस्थापित करने में असफल नजर आए। सवाल ये है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के लगातार बढ़ते इन प्रयासों का आगे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी स्थापित रखने में कितना बड़ा योगदान होगा, ये देखना होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री देहरादून पहुंचे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम बातें सामने आई। आपको बता दें, देश और दुनिया के बड़ी हस्तियां आज ग्लोबल इन्वेस्टर के इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। विकास के साथ निवेश की भी बातें भी वहां हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से देहरादून में आज इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई, उत्तराखंड के लिए ये कितना बड़ा दिन है और जिस तरीके से भारी भरकम निवेश उत्तराखंड को मिलने जा रहा है? बिल्कुल मनोज, उत्तराखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है और सरकार का ये दावा है कि 3 लाख करोड़ से अधिक के जो MOU हैं वो अब तक साइन हो चुके हैं। सरकार ने ये इन्वेस्टर समिट शुरू करने से पहले लक्ष्य रखा था कि करीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो MOU है वो सरकार साइन कराने की कोशिश करेगी। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया सरकार ने और अब उससे ज्यादा ही करीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हो चुके हैं। आज की अगर हम बात करते हैं मनोज, तो आज का सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है। 4 सत्र आज आयोजित किए गए थे। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट का उद्घाटन करा, इसके बाद उनका संबोधन हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन हुआ, तमाम जो उद्योगपति आए थे उनका संबोधन हुआ है। इस 4 जो इसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए थे मनोज, इसमें मुख्य रूप से राज्य की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने पे चर्चा हुई है। इसके अलावा जो राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनको किस तरीके से रोजगार दिया जाना है, राज्य के विकास को लेकर के चर्चा की गई। तो तमाम अन्य जो सेक्टर हैं इन सभी पर आज विस्तृत रूप से चर्चा की गई है और इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अपार संभावना है, तो इसमें भी किस तरीके से और बेहतर व्यवस्था लाई जा सकती है, इस पर भी चर्चा की गई है। तो सभी जो इन्वेस्टर आए थे मनोज, उन सभी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में जो MOU है वो साइन किए हैं और निवेशकों में काफी उत्साह है। उत्तराखंड में जिस तरीके का माहौल है, ऐसे में तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में उत्तराखंड का विकास और तेज गति से होगा और शिक्षा
स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावना है, तो आज उसको लेकर के भी कई हजार करोड़ के जो एमओयू हैं वो साइन हुए हैं। कल दूसरा दिन है। कल के दिन जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। कल का दिन समापन सत्र होगा और कल बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समिट में प्रतिभाग करेंगे। उनका संबोधन होना है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है उसकी भी वो सराहना करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आज का दिन समाप्त हो चुका है मनोज, और कल के दिन की तैयारी है। सरकार ने काफी भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कई दफा पीठ भी थपथपाई है और साथ ही जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं उसकी भी वो जमकर सराहना करके गए। अंकित, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज की अगर बात की जाए, आज के सत्र की, तो आज प्रमुख चेहरा कौन रहे हैं उद्योगपतियों की अगर बात की जाए, और अगर निवेश की बात की जाए तो किन क्षेत्रों में भारी भरकम निवेश की संभावना है? आज के सत्र की अगर बात की जाए, आज जो एमओयू साइन हुए। बिल्कुल, देखिए मनोज, आज तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट के उद्घाटन के लिए आए थे, तो सबसे प्रमुख जो चेहरा थे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट के पहले दिन सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए। इसके अलावा जो तमाम उद्योगपति हैं उन सभी की तरफ से भी, चाहे फिर वो जिंदल की तरफ से बात करें या पार्ले ग्रुप की बात करें, पतंजलि ग्रुप की बात करें, तो तमाम ऐसे उद्योगपति इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और सभी ने उत्तराखंड में भारी भरकम निवेश का वादा किया है, एमओयू साइन किए हैं। ऐसी जानकारी है कि पतंजलि भी आने वाले समय में करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो एमओयू है वो, माफ करिएगा, जो निवेश है वो उत्तराखंड राज्य में करने वाली है। और इसके साथ ही जो तमाम अन्य जो ग्रुप हैं वो भी भारी भरकम निवेश जो है वो उत्तराखंड राज्य में करने वाले हैं। पहले दिन की अगर हम बात करते हैं मनोज, तो आज विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में को लेकर के चर्चा की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में आज करीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं और बड़ी संख्या में निवेशक उत्तराखंड को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का हब माना जाता है, तो आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी जो निवेशक हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भारी भरकम निवेश के लिए तैयार हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और बेहतर सुविधाएं के लिए निवेशक तैयार हैं। साथ ही पर्यटन की अपार संभावना है, इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी कई सारे कार्य जो है वो किए गए हैं, पॉलिसी में बदलाव किया गया है। तो निश्चित ही निवेशकों को ये सारी चीजें काफी रास आ रही है और इन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी भरकम जो है वो निवेश आने जा रहा है। इस तरीके से सरकार की तरफ से ये सारी बातें कही जा रही है और आज भी अगर हम बात करें तो आज इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। हाँ अंकित, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से सीएम धामी देश के जो प्रमुख चेहरे, जो अंबानी, अडानी, बिरला की अगर बात की जाए या टाटा ग्रुप के की अगर बात की जाए, इन सभी लोगों के पास सीएम धामी पहुंचे और उन लोगों को आमंत्रित किया और उन्होंने दावा भी किया कि इन बड़े ग्रुपों के द्वारा, बड़े उद्योगपतियों के द्वारा उत्तराखंड में भारी निवेश होने जा रहा है। आज की अगर बात की जाए, आज इन बड़े चेहरों में से देश के जो बड़े उद्योगपति माने जाते हैं, इनमें से कोई भी बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दिया। क्या उनके प्रतिनिधि यहां पहुंचे हैं या आने वाले जो कल की अगर बात की जाए, कल ये बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल मनोज, देखिए आज उम्मीद जताई जा रही थी कि तमाम जो देश के बड़े दिग्गज जो उद्योगपति हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन ऐसी कोई बड़ा जो निवेशक है, जो उद्योगपति है, वो देखने को नहीं मिला। उम्मीद की जा रही है कि कल संभवतः कोई जो उद्योगपति हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन तमाम जो उद्योगपति हैं उनके जो संस्थान हैं उनके प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और सरकार की कोशिश यही है कि चाहे वो देश का कोई औद्योगिक संस्थान हो, चाहे फिर वो विदेश के हों, सभी से उत्तराखंड में निवेश कराया जाए, उत्तराखंड में इंडस्ट्री अधिक से अधिक लगाई जाए ताकि जो पहाड़ का पानी और जवानी है वो ये राज्य के काम आ सके। तो कल महत्वपूर्ण दिन है, कल समापन सत्र है। कल भी उम्मीद की जा रही है कि कोई ना कोई बड़ा उद्योगपति इस कार्यक्रम में शिरकत करेगा और निश्चित ही जो एमओयूज हैं वो हस्ताक्षरित तो होंगे और 44,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग का आज पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। तो आने वाले समय में भी ये सारी गतिविधियां जो है वो उत्तराखंड राज्य के विकास में काफी मील का पत्थर साबित होगी। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और अब कल के सत्र को लेकर के इंतजार किया जा रहा है।
अंकित, एक और महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानेंगे। जिस तरीके से उत्तराखंड में लगभग 2000 गांव को घोस्ट विलेज लगभग घोषित किया जा चुका है, 1700 के आसपास का ये आंकड़ा है। अब इतना भारी भरकम निवेश, क्या ये जमीन पर उतरेगा? और अगर जमीन पर उतरेगा तो उत्तराखंड वासियों को निश्चित इसका लाभ मिलना चाहिए। 2018 में इसी तरीके का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहां पर रखा गया था, जिस पर विपक्ष हर बार कटाक्ष भी करता नजर आया कि जमीन पर उस तरीके से उतना निवेश नहीं उतरा था। इस बार क्या जितना दावा किया जा रहा है वो निवेश जमीन पर उतर सकता है? बिल्कुल मनोज, आपने सही कहा। देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार 2018 के जो इन्वेस्टर समिट आयोजित की गई थी उसके कुछ जो कड़वे हमारे अनुभव रहे हैं, सरकार के अनुभव रहे हैं, उसको लेकर के लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। और मौजूदा समय में साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है उसको लेकर के भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। अब विपक्ष का कहना यह है कि जो एमओयू हैं वो कागजों में साइन हो रहे हैं लेकिन धरातल पर वो उतरते हुए नहीं दिख रहे हैं। यही चीज 2018 में भी देखने को मिली। लेकिन धामी सरकार का ये कहना है कि जो भी एमओयू साइन हो रहे हैं, सरकार की कोशिश यही है कि वो तत्काल ग्राउंड पर दिखे। और आज इसी के तहत प्रधानमंत्री ने 44,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट है उनकी ग्राउंडिंग का उद्घाटन किया है। और सरकार को पूरी उम्मीद है कि जो भी ये एमओयू साइन हो रहे हैं इसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। और कहीं ना कहीं सरकार जो पिछले कड़वे अनुभव रही है, हमें लगता है कि उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे की योजना बनाएगी और निश्चित ही एक बड़ा निवेश जो है वो राज्य में आएगा। और अगर ये निवेश आता है तो निश्चित ही राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं और जो राज्य का पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है, ये पंक्ति भी हमें लगता है कि बदलती हुई नजर आएगी। और सरकार यही चाहती है कि जवानी और पानी जो है वो राज्य के विकास में काम आए। और निश्चित रूप से अंकित, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, जो कहावत है कि वो पहाड़ के काम नहीं आती, लेकिन इस भारी भरकम निवेश के बाद हम उम्मीद करेंगे कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम अपडेट और जानकारी के लिए। उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रामनगर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको बता दें पहुंचा। बताया जा रहा है कि राजस्थान से अंतर्राज्यीय भ्रमण और प्रशिक्षण वन विभाग के 70 से ज्यादा वनपाल कॉर्बेट पार्क के जंगलों और वन जीवों के बारे में तकनीकी जानकारी लेने पहुंचे हैं। बता दें कि रामनगर शहर में G20 सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ। वायुसेना का एक बड़ा कार्यक्रम भी इस दौरान हुआ। विश्व टाइगर डे पर कॉर्बेट पार्क ने इस बार मेजबानी की है। इसके साथ अन्य कार्यक्रम भी हुए। आपको बता दें पर्यटन नगरी कॉर्बेट पार्क में होते रहते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें अंतर्राज्यीय भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान से 70 से ज्यादा वनपाल कॉर्बेट पार्क पहुंचे। यहां इनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। यहाँ ये नवनियुक्त 70 से ज़्यादा वनपाल कॉर्बेट पार्क के जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। उसके साथ ही ये सभी वनकर्मी कॉर्बेट पार्क के अलग अलग वनों और वन्यजीवों के बारे में यहाँ के अधिकारियों से जानकारी लेंगे, गुण सीखेंगे। हम लोग अलवर राजस्थान से आए हैं। ये नवनियुक्त वनपाल प्रशिक्षणार्थी हैं, जिनका ये प्रशिक्षण सत्र अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण सत्र चल रहा है इस समय। इससे पहले इन लोगों का फाउंडेशन हुआ था 15 दिन जयपुर में। एक साथ ये 115 प्रशिक्षणार्थी थे, जिनको 2 बैचों में बांटा गया था, जोधपुर प्रशिक्षण केंद्र और एक अलवर प्रशिक्षण केंद्र। अलवर प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षणार्थी माध्यम से आए। अंतर्राज्यीय भ्रमण है। पहले इसका फाउंडेशन कोर्स हुआ जयपुर में, उसके बाद में वाइल्ड लाइफ मॉड्यूल हुआ है और उसके बाद में ये यहाँ पे अंतर्राज्यीय भ्रमण का है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुमाऊं की लाइफलाइन और सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व देने वाली गौला नंधौर नदी में खनन को
निजी हाथों में दिए जाने की खबर के बाद खनन कारोबारियों ने अब राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौला खनन संघर्ष समिति और वाहन स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गौला नदी को निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिसका वह कड़ा विरोध करते हैं। इसके साथ ही फिटनेस के नाम पर भी वाहन स्वामियों से मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए तत्काल मांगे पूरी करने की बात कही है। गौला खनन संघर्ष समिति इसको लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। बता दें कि गौला और नंधौर नदी से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। गौला में जो सरकार द्वारा निजीकरण किया जा रहा है, ठेकेदार को गौला दी जा रही है। सारे वाहन स्वामी, सारी संघर्ष समितियां इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हैं, क्योंकि इससे 2 लाख लोगों का परिवार चलता है। और अगर इस प्रकार की अगर कोई भी कार्रवाई की गई तो हम लोग नदौला चलने देंगे और सारे अपने वाहनों को ला करके हम सड़कों पर खड़े कर देंगे। और नंबर 2, जो सरकार द्वारा एक जो यहाँ ऐसा माहौल बना दिया गया, लूट खसोट का माहौल बना दिया गया है, फिटनेस भी प्राइवेट को दे दी गई है, ये बहुत ही गलत कार्य है और इसका भी हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जीवन कवड़वाल। देखिए साहब, गौला निजीकरण में दी जा रही है और सरकार का कहना है कि जो है लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से हम गौला को निजीकरण में दे रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि किस साल ऐसा सरकार हमको बता दे, कौन सा साल ऐसा है कि हमने पूरा माल नहीं उठाया। अरे आपका लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो लक्ष्य प्राप्ति आप शांतिपुरी में ठेकेदार बैठाइए, आप जो है बाजपुर में जो चोरी हो रही है उसको रोकिए। गौला नंबर 1 की है, इसको ऐसी रहने दीजिए जैसे चल रही है। हमारी ये मांग है जी। फिटनेस को लेकर हमारा जो है, इनने निजीकरण जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है फिटनेस दे दिया है और जो है प्राइवेट वाला लूट रहा है। वहाँ पर 5500 रुपये उसकी एंट्री फीस है, उसके बाद वो 3000 रुपये शीशे का लेता है और जो है हल्की सी लाइट पीली होगी उसके अलग पैसे हैं, प्रेशर हॉर्न के अलग पैसे हैं। तो गाड़ी वाले के पास इतने पैसे, गौला मात्र 100 दिन चलती है और जो है सब लोग लूटने में लगे और वो अलग से जो है गाड़ी का फिटनेस क्या करेंगे। तो उत्तराखंड की खबरें अभी मेरे साथ है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।